नेक्स्ट पार्ट। जहां सिकंदर को इसने कभी नहीं देखा था, बस बचपन से अपने और इसके रिश्ते के मुतालिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन फुप्पो पाकिस्तान आई और फटते जज्बात में अपने 8 साल बेटे के लिए इसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साल जिहान इनके साथ था, फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए, वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया और इस विजिट के बाद तो सबीन फुप्पो भी नहीं आई। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना खत लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो इनसे मिल आता, वरना इनसे राब्ता ना होने के बराबर रह गया था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर जहान करता था तो भी इसका कोई ईमेल, फैक्स बुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ भी ना था। इरम वगैरह इसे फेसबुक पर सर्च कर करके थक गए थे, मगर तुर्की का कोई जिहान सिकंदर इन्हें नहीं मिलता था। शुरू के चंद बरस फुप्पो बहुत फोन करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते जिंदगी की मसरूफियात में खो गए। 3 माह में एक फोन इनका आ जाता और 3 माह बाद एक फोन इधर से चला जाता। 6 माह में 2 ही दफा बात हो पाती, रस्मी अलैक सलेक, मौसम का हाल, सियासत पे तबादला ख्याल और फिर अल्लाह हाफिज। इन तमाम बातों के बावजूद खुद को ज़हनी और जज्बाती तौर पर जहां से वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी इसके पास महफूज थी। 8 साल भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत सा लड़का, जिसको इसने अपने रूबरू कभी नहीं देखा था, और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। उस रोज इसे रह रहकर फुप्पो और जहां सिकंदर पर गुस्सा आ रहा था। इनकी बेरुखी के बायस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। मगर खैर, दावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर खत्म हो जाए, फिर वो तुर्की जाएगी और इन लोगों को जरूर ढूंढेगी। नेक्स्ट पार्ट। हया किधर हो? वो लॉबी में आवेजा आईने के सामने खड़ी माथे पर टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम इसे पुकारती आई। हर तरफ गहमा गहमी थी, एक नाकाबिले फहम शोर मचा हुआ था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था, सब बाहर जाने की जल्दी में चाहे इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पे सेट कर होके नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल इसकी कलाइयों में भरी चूड़ियां खनक रही थी। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। इनकी आवाज में खुशी की रमक महसूस करके वो चौंक कर इनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड्स पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। इसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया, दिल जोर से धड़का। क्या फुप्पो आ गई थी? और इनका मगरूर बेटा भी? किधर है अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ इनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दे रहा था। उनके साथ एक खूबसूरत सा लड़का खड़ा था जिसके शाने पे हाथ रखे वो कुछ कह रहे थे। सामने हाथ से बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा जरा सा उठाए हुए इनके करीब है। ये हया है, मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर इसे शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। इसने सर जुम्बिश देते हुए मध्यम से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से इसे देखने लगे। इसने डल गोल्डन लहंगा और काम वाला ब्लाउज पहन रखा था। ब्लाउज की आस्तीन आधी से भी छोटी थी और इनसे निकलते इसके दूधिया बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा इसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे कमर पे गिरा रखे थे। टीके के साथ सुनहरी झुमकों कानों से लटक रहे थे और मलाई सा बना चेहरा हल्के से श्रृंगार से मजीद दिलकश लग रहा था। इसने काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों सदाइशी निगाहों से इसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं उमैर लगारी, ये मिनाज भाभी और इनके साहबजादे हैं वलीद। इसके दिल में एक बोझ सा आ गया। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भराया जिसे इसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां इधर रखाती हूँ, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मैं हाँ तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से इसके शानों से हाथ उठाया। वो माजरत ख्वाना मुस्कुराती गेट की जानिब बढ़ गई। बाहर आकर इसने बेख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नजर पलट कर इनको देखा, फिर झटक कर आगे बढ़ गए। इनके घर के साथ खाली प्लॉट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरानों की अलग अलग थी।
गेंदे के फूल और मोतिये की लड़ियों से हर कोना सजा था। रोशनियों की एक बहार सी उतरी हुई थी, तकरीबन सेग्रीगेटेड थी। मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना था। म्यूजिक सिस्टम के साथ डीजे बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था। इरम भी सिल्वर काम वाला लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहां डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते वेटर्स बाहर के मर्द थे, मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियां पे तो खैर होती है ना। है ना, डांस शुरू करें? इरम अपना लहंगा संभालती इसके पास आई। दावर भाई पे सारे अरमान निकाल कर तमाम रस्में करके इनको मर्दाने में भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। ये कौन है? ये वो मसरूफ से अंदाज में इरम से बोलती लहजे भर को चौंके। सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पे बैठी खातून से झुककर मिल रही थी। इसने स्याह वाया ऊपर स्टॉल ले रखा था। वो औरतों का फंक्शन था। फिर भी अजीब बात थी कि इस लड़की ने उंगलियों से निकाब थाम रखा था। इसकी आंखें और माथे का कुछ हिस्सा निकाब से झलक रहा था। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। वो जैसे मुस्कुराते हुए इन खातून से कुछ कह रही थी। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वापस मुड़ी। ये एलियन है। कौन? हया ने हैरत से कहा। एलियन? अरे भाई, शहला भाभी हैं। पूरी दुनिया से अलग इनकी 1.5 इंच की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबाया निकाब में मिलती हैं। अब पूछो भला, औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही हैं? हाँ वाकई अजीब ही है ये। इसने शाने उचकाया। वो इनके एक सेकंड कजन की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया। खूब शोर हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करदा रश शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी, दो दूसरी चांदनी की। जब पांव दुख गए और खूब तालियां बजी तो वो हंसती हुई वापस कुर्सियों की तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम शैला भाभी। वो लड़की भी इसी मेज पर मौजूद थी। महविश, तारिश और सना भी अपनी अम्मी के साथ वहीं थी। इरम ने फौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर खुशदिली से मिली। एक हाथ की दोनों उंगलियों से इसने अभी तक सया निकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक। शैला भाभी, निकाब उतार दें। इधर कौन है? शैला ने जवाबन मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया, मगर निकाब उसी तरह पकड़े रखा। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते जरा सी तिरछी हो गई। हया ने हैरत से देखा। शायद इस तरह मूवी वाला फिल्म बना रहा था, इसीलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेतबारी। हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे? हया बड़बड़ाई। फिर वो जल्दी ही माजरत करके वहां से चली आई। इस मेज पे आबदा चची भी तो बैठी थी और कल इनकी बातें सुन लेने के बाद इतनी मुनाफिकत इसमें नहीं थी कि आबदा चची और सायमा ताई से हंस हंसकर बातें कर सकती। हम न जाने किधर थी। किससे पूछे कि सबीन फुप्पो आई है या नहीं, और आएंगी या नहीं। काफी देर शशोबंदी में मुब्तला रही, फिर घर चली आई और लॉन्च में टेलीफोन स्टैंड के साथ रखी डायरी उठाई। रक्स के 22 पाउंड में दर्द होने लगा था। वो सोफे पर ढंग से गिरी। एक हाथ से गोल्डन हाई हील्स के स्ट्राप्स खोलकर इन्हें उतारा और नंगे पांव ठंडे मार्बल के फर्श पर रखे। साथ ही वो डायरी के सफा पलटती सबीन फुप्पो का नंबर तलाश कर रही थी। इसने कभी इनको मुंह नहीं किया था, मगर आज वो दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी बजाने लगी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 5वें घंटे पर फोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज इसकी समाज से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। इसने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। जवाबन वो किसी अनजान जुबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। वो गड़बड़ाकर अंग्रेजी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब तो वो अंग्रेजी में पूछ रहा था। इसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ, प्लीज इनको फोन दे दें। वो जवाहर तक गई है, कोई मैसेज है तो बता दें। वो मसरूफ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जवाहिर क्या था, इसे कुछ अंदाजा ना था। वो सबीन फुप्पो ने पाकिस्तान नहीं आना क्या दावर भाई की शादी पर? नहीं, वो बिजी है। शायद वो फोन रखने ही लगा था कि वो क्या उठी। आप कौन? उनका बेटा जहान। खट से फोन रख दिया गया। इसने भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर जोर से इसे क्रेडल पर पटका। बेख्तियार उम्मद आए आंसू साफ करती वो झुककर सैंडल पहनने लगी। आंसुओं ने आंखों का मेकअप जरा सा खराब कर दिया। वो इसे फिर से ठीक करके कुछ देर बाद बाहर आई और गेट की तरफ से जफर
चला आ रहा था। इसके हाथ में सफेद अधखुले गुलाबों का बुके था। वो बेख्तियार ठटक कर रुकी, फिर लहंगा संभालती बरामदे के जीने पे उतरी। ये क्या है जफर? और तुसी इत्थे हो? ये कोरियर वाले ने दिया है तुहाडे लई। जफर ने एक गुलदस्ता और एक बंद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया और वो पिछले 7 साल से ताया फुरकान का मुलाजिम था। वो गांव से इसे लेकर आए थे। जब आया था तो पंजाबी बोलता था, फिर इस 7 बरसों में उर्दू सीखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब वो कोई दरमियानी जुबान बोलता था। ठीक है तुम जाओ। इसने बुके बाजू और सीने के दरमियान पकड़े और दोनों हाथों से बंद लिफाफा खोलने लगे। हस्ब मामूल इसमें सफेद सा कागज है जिसके बिल्कुल दरमियान में उर्दू में एक सतर लिखी थी। उस लड़की के नाम जो कभी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। बस सुन होकर रह गई, फिर घबरा कर इधर उधर देखा। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से रोशनी और मौसीकी का बेहंगम शोर यहाँ तक आ रहा था। दरमियान में बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मेहमान, नौकर, चाकर वगैरह। ऐसे में क्या कोई इधर था जो इसका बगौर मुशाहिदा कर रहा था? इसने लिफाफे को पलटा। कोरियर की मोहर 1 रोज कबल की थी। अभी 10 मिनट कबल वो जहां के साथ पहली दफा बात करके रोई थी। बन चुका अनचाहा रिश्ता। और घंटा भर पहले वलीद और इसके वालिदैन से मिली थी। अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ। ये कौन था जो इतना बाखबर था? एक दिन कबल ही इसे कैसे इल्म हुआ कि वो आज 2 दफा रोएगी? वो खौफजदा सी खड़ी, बार बार वो तहरीर पढ़ते जा रही थी। नेक्स्ट पार्ट। अब्बा निकल तो नहीं गए? वो परफ्यूम की बोतल बंद करके सिंगार मेज पर रखती मखसूस हॉर्न और गेट खुलने की आवाज में मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। काफी देर से वो कमरा बंद करके बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी। फातिमा बेगम जल्दी जल्दी का शोर 10 बार दरवाजा बजा चुकी थी। मुकर्ररा वक्त होने को था। आज दावर भाई की बारात थी। सुलेमान साहब को तो बस पहले हॉल पहुंचना था और इसके रवि की तैयारियों में भी वो वाकिफ थे। पोर्च खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता शोर सुनाई दे रहा था। गालिबन वहां से अभी सब नहीं निकले थे। अब क्या करे? अब्बा को फोन करे या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वही सोचने में उलझ के अंदर जाने को पलटी थी कि खुले गेट पे हॉर्न हुआ। इसने रुककर देखा। स्याह चमकती कार बाहर खड़ी थी। इसकी हेडलाइट खासी तेज थी। हया की आंखें चुदियां दी। इसने बेख्तियार माथे पे हाथ का साया बनाकर देखना चाहा, तभी हेडलाइट धीमी ही ड्राइंग सीट पे बैठे शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ। वो वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पे इसके वालिद थे और पीछे वाला। अस्सलाम वालेकुम है। वो दरवाजा आधा खोलकर बाहर निकला और एक नर्म मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। वो धीमी होती हेडलाइट की रोशनी में इसके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाला फ्रॉक जो पांव तक आता था और नीचे हम रंग तंग पजामा। फ्रॉक बहुत लंबा था, सो पजामे की चूड़ियां बमुश्किल बारिश भर ही दिखाई देती थी। गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था और कानों से लटकते लंबे लंबे आवेजे कंधों को छू रहे थे। काजल से लबरेज स्याह आंखें और कमर पर गिरते सीधे स्याह बाल। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल है? वो निगाहों में इसे जज्ब करते पूछ रहा था। वो मुतज़ब्ज़िब से आगे आई, फिर इसे नजरअंदाज किए लगारी साहब के दरवाजे के साथ रुकी। अंकल, पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला। वो वाकईतन परेशान थे। ओह, तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। ठहरे, अब्बा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं वापस। अरे वो क्यों वापस आए? इनका जल्दी पहुंचना जरूरी है। आप हमारे साथ आ जाओ बेटा, हमने भी वहीं जाना है। हाँ बेटा आओ। मिसेस मेहनाज लगारी ने फौरन अपनी तरफ का दरवाजा खोला और दूसरी तरफ हो गए। वो चंद लम्हे मुतज़ब्ज़िब से खड़ी रही। अब अगर अब्बा का इंतजार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता और अगर इनके साथ जाती तो अब्बा बुरा नहीं मानेंगे, ये तो इसे यकीन था। चलिए ठीक है। वो हिचकिचाते हुए पिछली सीट की तरफ बढ़ गए। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा था। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हैं? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। वो लोग इतनी अपनाइयत क्यों दे रहे थे इसे? तो ये शरिया एंड लॉ कैसा सब्जेक्ट है? उमर लगारी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग शुरू में मुझे मुश्किल लगती थी, बाद में आसान हो गई।
मुझे शरीयत शुरू में मुश्किल लगती थी, बाद में आदी हो गई। वो तीनों हंस पड़े तो इसे एहसास हुआ कि इसे खामखा इनके साथ ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए। हया बेटा, आपकी शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में जबरदस्ती के कायल नहीं रहे। हमने फील्ड मुंतखब करने से लेकर करियर बनाने तक हर चीज में अपने बच्चों की मर्जी को मुकद्दम रखा। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पे कोई इतराज नहीं है। मीनास कह रही थी और वह हक्का बक्का इनको देख रही थी। क्या मामला इतने आगे बढ़ चुके थे या वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा इनको कभी इनकार नहीं करेंगे? बमुश्किल में इनके सवालों के जवाब देती वो इस वक्त पुरसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकल आई। इस पे लगा रही अंकल का मोबाइल बजा तो माजरत देखे एक तरफ चले गए। महनाज भी इनके पीछे गई। हया सुनिए। वो जाने ही लगी थी कि वलीद ने पुकारा। वो अभी तक अंदर स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। मुझे आपसे बात करनी है। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे किए इससे मुखातिब था, मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इसी रिश्ते के हवाले से बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात सुन लें। साथ ही इसने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। रोशनी का एक मुंदा इसके जहन में लपका। मौका अच्छा था। वो उसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। लाठी भी नहीं टूटेगी और ये 6 फुट का सांप भी रास्ते से हट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार बैक साइड पे ले जाऊंगा, आप बैठें। वो मुतज़ब्ज़िब से अंदर बैठ गई। जिंदगी में पहली दफा वो यूं किसी लड़के के साथ तन्हा बात करने बैठी थी। अब्बा को पता चलता तो इसकी सारी वसूल नजरी भग से उठ जाती। इसे लिबास पहनने की आजादी थी, सर ढकने की पाबंदी भी ना थी, मगर लड़कों से बेतकल्लुफी या दोस्ती की इजाजत अब्बा ने कभी नहीं दी थी। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी भगा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, मुझे भी कुछ कहना है आपसे। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों की उंगलियां मड़ोड़ रही थी। अजीब मुस्तरब हालत हो रही थी इसकी। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ एक निस्बतन सुनसान गली में गाड़ी ले आया। ओके, मुझे कुछ बताना है आपको। वो गर्दन झुकाए कहने लगी। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको क्या बताया है या नहीं, मगर मैं बताना जरूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फुप्पो की नहीं मेरा निकाह मेरी फुप्पो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ खानदानी मसाइल के बाइस मेरे अब्बा से जरा बदजन है और मुझे डाइवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। इसने सर उठाया। वलीद की खामोशी से इसे यही मुराद ली कि वो सख्त शौक के आलम में है। मैं अपने शौहर की वफादार हूँ मिस्टर वलीद। मैंने इसी के ख्वाब देखे हैं और जहनी तौर पर खुद इसी से वाबस्ता पाती हूँ। अब किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो अब भी कुछ ना बोला। हया गोद में रखे हाथों को देखते हुए बोलती जा रही। प्लीज आप इनकार कर दें और मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। इसने चेहरा ऊपर उठाया। वो यकता खामोश गहरी नजरों से इसे देख रहा था। ये इसका चेहरा तो ना था। वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? इसकी आवाज लड़खड़ा गई। वलीद की आंखों में कुछ ऐसा जरूर था कि इसे लगा वो एक संगीन गलती कर चुकी है। खतरे का अलार्म जोर जोर से इसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज में बोला तो वो दरवाजे की तरफ सिमटी। ना महसूस अंदाज में इसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में? सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए है। अभी तो इन हमों से फायदा उठाओ जो मैसर है। वो एकदम इस पर झुका। हया के लबों से चीखने के लिए वलीद ने दोनों हाथों से इसकी गर्दन पे रखने चाहे, मगर इसने जोर से हैंडल खींच कर दरवाजा धकेला। दरवाजा खुलता चला गया। वो दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकले। इसका दुपट्टा वलीद के हाथों में आ गया। वो तेजी से बाहर भागी तो वलीद ने दुपट्टा खींचा। दुपट्टा इसकी गर्दन के साथ रगड़ता हुआ पीछे वलीद के हाथों में रह गया। वो बिना पीछे मुड़ के देखे भागती जा रही थी। इसे वलीद को दरवाजा खोलकर कोई ऊंची से अंग्रेजी गाली देने की आवाज सुनाई थी। इसके भागते कदमों में तेजी आ गई। गलियां सुनसान थी। जाने वो कहां ले आया था। आज इतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो इधर उधर देखे बगैर बदहवास सी दौड़ती हुई एक गली में मुड़ गई।
पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। वो भागती हुई गली के दूसरे सिरे तक पहुंची, मगर ये क्या, गली बंद थी। डेड एंड द एंड। वो बेसाख्ता पलटी, भागते कदमों की आवाज करीब आ रही थी। वो दौड़कर गली के बंद के दूसरे तक गई और दीवार की ईंटों को छूकर टटोला। शायद अंदर कोई जादुई दरवाजा हो, शायद हैरी पॉटर की कहानियां सच हो। मगर क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में किसी ने पीछे से कहा और वो घबराकर पलटी। वली सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। इसके लबों पे फातहाना मुस्कुराती वो निढाल सी दीवार से लग गई। इसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था। अब बगैर आस्तीनों के झलकते बाजू और गले का गहरा घाट, इसने बेख्तियार सीने पे बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। इसकी आवाज भरा गई। पहली दफा ये गलती की थी और पहली ही दफा इतनी बड़ी सजा। कैसे जाने दो? फिर तुमने हाथ थोड़ा आना है। वो चलते चलते इसे चंद कदम के फासले पर आ खड़ा हुआ। दूर लगे स्ट्रीट पॉल का बल्ब इसके पीछे छुप गया। प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो बिल्कुल इसके सामने आ खड़ा हुआ। प्लीज। वो हौले हौले लड़ रही थी। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वह वलीद को धक्का देती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मीची। इसका सर चकराने लगा था। तभी इसने जोर से किसी जर्ब लगने की आवाज सुनी और फिर वलीद की तरह इसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा के नीचे गिर रहा था और इसके पीछे कोई खड़ा नजर आया। शौक नारंगी शलवार कमीज में मलबूस मेकअप से हटा चेहरा लिए वो वही इस रोज वाला ख्वाजा सिराज डॉली। इसके हाथ में एक फ्राई पैन था जो इसने शायद वलीद के सर पे मारा था। वो साकत से इसको देख रही थी। डॉली ने पैन से एक ठोकर वलीद को मारी और इसका बेहोश वजूद जरा परे हुआ। वो 2 कदम आगे बढ़ा और एन हया के सामने रुका। इसकी सिल्वर चमकीली आई शेडोज से अटी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोक के इसको देखने लगी। तभी इसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे से दबोचा। यूं के गुद्दी पे गिरे बालों में इसकी गिरफ्त में आ गए। डॉली के हाथ और हया की गर्दन के दरमियान इसके बाल थे। फिर भी इसके हाथ का खुरदरापन वो महसूस कर सकती थी, लेकिन लबों से कराहट तक ना निकली। इसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डॉली ने एक झटके से इसे आगे धकेला। वो बेख्तियार खांसी, मगर डॉली की बेरहम गिरफ्त ढीली ना पड़ी। वो इसे इसी तरह पकड़े अपने आगे आगे धकेल कर चला जा रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। गली के आगाज तक जहां से वो आई थी वो इसे ले गया, फिर मुखालिफ सिंह में मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो इसे अपने आगे धकेलता पिछले गेट तक ले आया और एक झटके से इसे छोड़ा। हया को लगा इसकी गर्दन के गिर से एक करार तोक हटा है और इसने पलटकर डुबडुबाती आंखों से डॉली को देखा। वो अभी तक लब भिंचता काटदार निगाहों से इसे देख रहा था। हया की आंखों से आंसू गिरने लगे। इसे लगा अब कभी बोल नहीं पाएगी। जब तक डॉली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और इस पर उछाला। दुपट्टा इसके सर पर आन ठहरा, फिर सिल्की बालों से फिसलता हुआ शानों पर ढलक गया। डॉली चुपती हुई नजरों से इसे देखता हुआ आहिस्ता से बोला, बेहया। इसके लहजे में बच्ची के काट थी। फिर वो पलट गया। वो भीगती आंखों से इसे दूर जाते देखती रही। नारंगी दुपट्टा इसके कंधों से फिसलकर कदमों में आ गिरा। वो चौंकी, फिर झुककर दुपट्टा उठाया। रेशम भड़कीला नारंगी दुपट्टा जिस पर सस्ता सा गोल्डन सितारों का काम था। वो कभी अपनी माई को भी ऐसा दुपट्टा ना देती, मगर आज इसने अच्छे तरीके से खुद को इस दुपट्टे में लपेटा ताकि पहचानी ना जाए और पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हॉल में जाने के बजाय वो बाथरूम की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। रोने से काजल बह गया था, बाल भी बिखर गए थे। मोबाइल इस छोटे से क्लास में था जो इसने इस सारे अरसे में अपने बाएं हाथ में दबोचे रखा था। शुक्र। अंदर फंक्शन अपने अरूज पर था। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन, रिश्तेदारों, कजन्स और दोस्तों के जलवे में मुस्कुरा रहे थे। सोनिया भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थी और डावर भाई भी। इरम फिरोजी फ्रॉक में चहकती हुई इधर उधर घूम रही थी। असूलन इसे भी वहीं होना चाहिए था, मगर वो अब ऐसी जहनी हालत में ना थी कि वो 2 कदम भी चल पाती। सो बेदम सी एक आखिरी निश्चित पे जा बैठी। बेहया, बेहया, बेहया। डॉली के अल्फाज की बातचीत हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रही थी। वो बेहया तो नहीं थी। वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। इससे तो गलती पहली दफा हुई थी। फिर सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत की खराबी का बहाना करके चली आई थी।
next part.